नमस्कार बच्चों, मैं रेनू बाला, आपकी हिंदी अध्यापिका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 जिसका शीर्षक है दादी माँ का सारांश करेंगे और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो सबसे पहले हम शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में संक्षेप में जान लें। शिव प्रसाद सिंह, इनका जन्म 19 अगस्त 1928 में बनारस में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, राम गुजरी, दिल्ली दूर हैं आदि मुख्य रही हैं। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे परिवारों में दादा दादी, नाना नानी की अहम भूमिका होती है, क्योंकि उनके स्नेह, उनके प्यार, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचते हैं। तो इसी प्रेम को उजागर करती हुई आज की हमारी कहानी है दादी माँ। लेखक कवार के महीने यानी सितंबर और अक्टूबर का महीना, जब बारिशें तो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इन बारिशों का पानी तालाबों आदि में भर जाता है। लेखक इसी महीने को याद करता है। लेखक तथा उसके साथियों को इसी महीने तालाब के झागदार पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार उसी पानी में 1-2 बार नहाने के बाद लेखक को बुखार हो जाता है। तो अब सोचो दादी माँ का क्या हाल होगा। दादी माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगती है और यही कारण था कि वे सारा सारा दिन अपने पोते के पास, उसकी चारपाई के पास बैठी रहती। कभी उसे पंखा झुलाती तो कभी उसके हाथ पैर छूकर बुखार का अनुमान लगाती। तो बुखार को कम करने के लिए वह उसे घर का बना लेप भी लगा देती थी। दादी माँ को 50 दवाइयों के नाम यूं ही याद थे। गांव में अगर कोई भी बीमार पड़ता तो झट से उसका इलाज दादी माँ शुरू कर देती थी। लेखक को वो बात आज भी याद है, जब उसके भाई कृष्ण की शादी तय हुई थी, तब दादी माँ का उत्साह जो था देखते ही बनता था। वैसे तो ये बात सभी को मालूम थी कि दादी माँ वैसे तो करती कराती कुछ नहीं है, पर हाँ, निर्देश देना, दूसरों को हिदायत देना उसे बखूबी आता था। और किसी काम में दखल ना देने पर समझो वही काम देरी से होता था। लेखक उस घटना को भी याद करता है जब गांव की रामी की चाची को दादी माँ डांटती है, फटकारती है। कारण क्या था कि रामी की चाची ने दादी माँ से जो पैसे उधार लिए हुए थे वो वापस अभी तक नहीं किए थे। दादी द्वारा रामी की चाची को भला बुरा कहने पर लेखक जो है सहन नहीं कर पाता और झट बरामदे से निकलकर बाहर चला जाता है। वास्तव में दादी के स्वभाव का कोमल पक्ष लेखक को तब पता चलता है जब कुछ दिनों के बाद रामी की चाची दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। यह सुनकर लेखक सोचता है कि दादी माँ वैसे तो रामी की चाची को भला बुरा कह रही थी, लेकिन आज रामी की चाची दादी माँ को आशीर्वाद दे रही है। भला ऐसा भी क्या हुआ? तब रामी की चाची लेखक को वो सारी घटना बताती है कि किस तरह से उसकी बेटी की शादी के समय दादी माँ ने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया था तथा और भी पैसे देकर उसकी सहायता की थी। सचमुच बच्चों, दादी माँ का स्वभाव तो एक नारियल की भांति था, बाहर से कठोर और अंदर से नर्म। अब आगे क्या होता है कि कुछ दिनों के पश्चात लेखक के दादाजी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद दादी माँ खोई खोई सी रहने लगती है। यहाँ तक कि उनके घर की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ जाती है, क्योंकि दादाजी के कपटी मित्रों ने, जिन्होंने पैसे उधार लिए हुए थे, वो पैसे जो है वापस नहीं देते, जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति तो बिगड़नी ही थी। साथ में ही लेखक के पिताजी ने भी दादाजी के श्राद्ध पर दादी माँ के मना करने के बावजूद भी पैसे बाहर से उधार लेकर
इतना ज्यादा खर्च कर दिया था कि आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी। एक शाम लेखक क्या देखता है कि उसकी दादी माँ कड़ाके की ठंड में नहाकर, गीली धोती पहनकर, किसी संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी है और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। यह देखकर लेखक से रहा नहीं जाता और दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछता है। लेकिन दादी माँ बिना कुछ कहे बड़े प्यार से लेखक को रसोई घर में ले जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। अगले ही दिन लेखक क्या देखता है कि दादाजी की दी हुई निशानी यानी सोने के कंगन, जो कि दादी माँ ने संदूक में संभाल कर रखे हुए थे, लेखक के पिताजी को सौंप देती है ताकि वे उन्हें बेचकर अपना कर्ज चुका सकें। तो यह सब देखकर लेखक को अपनी दादी माँ किसी श्राप भ्रष्ट देवी की तरह लगने लगती है। श्राप भ्रष्ट यानी कि श्राप से मुक्त करने वाली। ऐसा लेखक को क्यों लगता है? क्यों उसे ऐसा महसूस होता है? क्योंकि उसकी दादी माँ मुश्किल की हर घड़ी में अपने परिवार के साथ उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस तरह से लेखक इस कहानी में अपने अतीत को याद करता है और जैसे ही वह अपने अतीत से बाहर आता है, अतीत यानी अपनी पुरानी बीती बातों से बाहर आता है, तो क्या देखता है कि उसके हाथ में अपने बड़े भाई द्वारा जो पत्र है वो पकड़ा हुआ है। कांप उठता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी दादी माँ अब नहीं रही, यानी कि वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर उसे अलविदा कह चुकी है। तो बच्चों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आप भी एक बार इस कहानी को अवश्य पढ़ें और अपनी नोटबुक तथा वर्कशीट का कार्य करें। धन्यवाद।